जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद, मन के सच्चे, एकदम शानदार, अच्छी तैयारी में आप सभी जुटे हुए हैं। बताओ भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई, तैयारी? एग्जाम नजदीक आने पे दिलों की धड़कनें जो हैं वो बढ़ती जा रही होंगी। बिल्कुल जरूर बढ़ती जा रही होंगी। और मैराथन का अनाउंसमेंट तो हो ही गया है, गागर में सागर आप सभी के लिए लाई जाएंगी। बाकी ये जो क्लास है मेरी, ये आपके एग्जाम से तकरीबन 2 दिन पहले तक चलती रहेगी। हाँ, क्वेश्चंस जो है वो हम कर लेंगे संडे की मैराथन में। शायद शेड्यूल आपको मिल गया होगा, तो मेरी जो मैराथन का टाइम है वो संडे को रखा गया है। एक बेहतर, बहुत अच्छा कलेक्शन क्वेश्चंस का इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो संडे को वो मैराथन आपकी रहने वाली है। तब तक हम थ्योरी को पूरी कवर करते हुए रहेंगे। तो बताओ कैसा चल रहा है आप सभी का रिवीजन? सब कुछ परफेक्ट है, ओके है? काजल गुड मॉर्निंग, गुड़िया, रूबी नमस्कार भाई, मोनिका गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ हैं साहू भाई हैं, नमस्कार भाई, राजविंदर, जय हिंद मेरे दोस्त। चलो सभी को सुबह की नमस्कार। एक बेहतर दिन फिर से हमें मिला है कुछ अच्छा करने को। कल जो सोते समय हमने सोचा कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, कम से कम आज हम उन गलतियों को तो दोबारा नहीं दोहराएंगे। यही बस एक तरीका होता है अपने आप में हर दिन एक सुधार करने का। सुधार कभी, परिवर्तन कभी एकदम बहुत बड़े नहीं होते हैं, ये थोड़े थोड़े से ही करके लाए जाते हैं। तो आज सुबह की शुरुआत आप सब बहुत अच्छी करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल भी अपने समय को कहीं भी आप वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, एग्जाम तक तो ना ये मान लो कि एक तपस्या आप कर रहे हो। एक जैसे ऋषि होता है ना, साधु होते हैं, जब वो तपस्या में लीन हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की उनको कोई खैर खबर नहीं रहती। इसी तरह से आप भी एग्जाम तक तो एटलीस्ट एक तपस्या करो कि भाई मुझे खैर खबर इस पूरी दुनिया की नहीं है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। शुरू करें। देखो, आज हम शुरू करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कल तक हम लोगों ने सीखा कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, इनर्शिया के साथ उसका क्या रिलेशन होता है। उम्मीद है बल को अब तक आप अच्छे से सीख गए होंगे, फोर्स को आप अच्छे से, बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। न केवल आपने रटा होगा बल्कि उसका संवेग और आवेग के साथ एक संबंध भी आपने स्थापित किया होगा। फोर्स का मोमेंटम और इम्पल्स के बीच में एक रिलेशन आपने स्टेबल किया होगा जरूर। अब देखिए, आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। चैप्टर है आज का वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हमें 3 राशियां सीखनी है, 3 क्वांटिटीज सीखनी है। और मैंने शुरू में ही कहा था कि यार हर एक चैप्टर में सिर्फ आप क्वांटिटी ही सीखोगे। जैसे कल के चैप्टर में हमने फोर्स सीखा, इनर्शिया सीखा, और उसके बाद हमने सीखा था आपका इम्पल्स सीखा, मोमेंटम सीखा। तो क्वांटिटी तो पढ़ते हुए चल रहे हैं हम हर एक चैप्टर में। तो इस पूरे चैप्टर में भी हम 3 क्वांटिटी ही पढ़ेंगे, जिनका नाम है वर्क है, एनर्जी है और पावर है, कार्य है, ऊर्जा है और शक्ति है। ये 3 राशियां हम कंप्लीट करेंगे। तो पहली डेफिनेशन आती है यार, वर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। कार्य क्या है? देखिए, कार्य का अर्थ होता है कि आपने किसी भी वस्तु पर बल लगाया और बल के प्रभाव से वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो हम मान लेंगे कि हाँ, आपने कार्य किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक बॉक्स है और आपने इसको धक्का दिया, एक फोर्स लगाया ऐसे, और फोर्स लगाने से ये यहां से यहां तक चली गई, तो आप कहोगे कि हाँ जी, इस पर आपने कोई कार्य किया है। यहां से यहां तक ये चली गई, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया, तो हम कहेंगे कि हाँ, इसने कोई कार्य किया है, कोई वर्क यहां पर हुआ है। लेकिन अगर मान के चलिए ये एक दीवार है, ये वॉल है, और इस दीवार पर आप धक्का लगाए जा रहे हो, सुबह से शाम तक लगाए जा रहे हो, खूब सारी ताकत दोनों हाथों से लगा रहे हो, पसीने आ गए, थकान हो गई भयंकर वाली आपको, बट ये दीवार तो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, कोई हिलेगी डुलेगी भी नहीं। तो हम कहेंगे आपने कोई भी कार्य नहीं किया, बेशक आप सुबह से शाम तक थक गए हों। तो वर्क की डेफिनेशन है कि भाई फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट आ जाना चाहिए, तो फोर्स तो वर्क माना जाएगा, कार्य माना जाएगा विज्ञान की भाषा में। अब एक साथी मुझसे कहता है, चलो ठीक है यार भैया, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करें कि कितना कार्य किया गया है, इसको कैसे पता लगाएं कितना वर्क हुआ है, कोई सूत्र बताइए। तो मैंने कहा देख भाई, सिंपल सी बात है, अगर तुमने फोर्स लगाया है F, ये सारी चीजें मैंने पीछे लिख दी है, यहां बस समझने के लिए कर रहे हैं हम। लगाए गए बल को हम F से दिखाते हैं, और जितना इसने विस्थापन तय किया है उसको हम S से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। तो किया गया कार्य W जो होगा वो होगा, या तो तुम Fs कहोगे, सिंपल। और अगर आप इस फोर्स को किसी एंगल पे लगा रहे हो, जैसे मान लीजिए एक साथी सीधा फोर्स ना लगा के ऐसे फोर्स लगा रहा हो, उसने कहा जी मैं तो इसे किसी एंगल पे लगाऊंगा,
यानी कि मैं इस फोन को ऐसे ना खींच के, मैं इस फोन को ऐसे करके खींचना चाह रहा हूं, ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे ना खींच के मैं इस फोन को ऐसे करके खींचना चाह रहा हूं। तो हम फोर्स जो है अगर किसी एंगल थीटा पर लगाते हैं तो आपका फॉर्मूले में थीटा ऐड कर लेते हैं और वो हो जाएगा आपका W बराबर एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब आपका एक प्रश्न आता है, भैया वाई कॉस, कि यार कॉस ही क्यों ले रहे हो, साइन टेन क्यों नहीं ले रहे हो? तो फिर उतना गहराई में हम नहीं जाएंगे, हम केवल, और इतने से कभी आपसे सवाल भी नहीं बनेगा कि कॉस ही क्यों लिया जा रहा है, इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं, है ना? ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि अगर एंगल दिया है तो एफ एस कॉस थीटा, नहीं दिया है तो सिर्फ हम W बराबर एफ एस रख देंगे। तो ये हो गया हमारा कार्य का सूत्र। बात आती है भैया इसका मात्रक, यूनिट क्या रहेगी? तो देखो भाई, यूनिट जो है इसके मात्रक जो हैं वो 3 बनेंगे। पहला सूत्र से बनेगा, सूत्र से मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक गुणा विस्थापन का मात्रक। यहां से भी देखोगे तो बल गुणा विस्थापन का मात्रक, कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि कॉस थीटा को सॉल्व करके एक संख्या आएगी, 0 1 1/2 संख्याएं आती हैं, संख्याओं को कोई मात्रक थोड़ी होते हैं, संख्या तो संख्या है, बस एक खत्म। इसके आगे ये थोड़ी ना लिखेंगे कि किलोग्राम है या क्या है, कॉस थीटा का मान 1 होगा 2 होगा। तो मात्रक जो है एक तो यहां से बनेगा, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मीटर, तो एक मात्रक तो बनेगा न्यूटन मीटर। दूसरा मात्रक अगर हम ऐसा ही मात्रक देखेंगे तो ये बनेगा इसका जूल, और तीसरा मात्रक अगर हम सीजीएस मात्रक देखेंगे तो ये बनेगा अर्ग। और जब भी आप सीजीएस और एसआई यूनिट पढ़ें तो आपको रिलेशन जरूर पढ़ना चाहिए। सवाल आएगा कि 1 जूल में कितने अर्ग, तो आप कहोगे 1 जूल में 10⁻7 अर्ग। इंग्लिश वाले साथी जूल को जूल, अर्ग को अर्ग लिखेंगे, ये सब वैज्ञानिकों के नाम हैं। तो ये इसके मात्रकों से संबंधित सवाल आ जाएगा। कैसी राशि है? तो देखो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर की तीनों राशियां अदिश राशियां हैं। चैप्टर का नाम याद रखो, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। भैया तीनों राशियों की कहानी ही खत्म। ये लो कैसी राशि है, तो महाराज जी ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बस। और ये तमाम चीजें मैंने जो है यहां पर लिख दी हैं। ये इसकी कार्य की डेफिनेशन हो गई है, फॉर्मूला हो गया है, मात्रक हो गया है, सब कुछ हो गया है। बताइए कार्य के बारे में कोई शंका, किसी को कोई विचलित, कोई दर्द परेशानी? ये बेसिक एक कंसेप्ट है कार्य का। अगर आपने मान लो बल लगाया मान लो 10 न्यूटन का, ठीक है, और कोई वस्तु 2 मीटर खिसक गई, तो कितना कार्य होगा? कार्य बराबर कितना बल लगाया, कितना विस्थापन हुआ। ये लो भैया हो गया उत्तर 20 जूल। बोलो जी क्लियर? करो एक बार थम्स अप की, ठीक है भैया मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक नया कंसेप्ट आता है, आ गया समझ में, क्लियर है सर? कार्य माइनस में कब होता है? हाँ ठीक है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट क्या है? कार्य के प्रकार। आप नोट करेंगे, वो पीडीएफ में है नहीं तो मैं अलग से लिखवा देता हूं। कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। देखो कार्य कितने प्रकार का हो सकता है? तो भाई ये कार्य जो है ना, ये 3 तरह का होगा। कार्य 3 प्रकार का होता है। एक सेकंड रुकना। सर 10 क्यों लिया? ये तो मैंने अपनी तरफ से एक वैल्यू ली है, तो आप कुछ भी ले लो। आप 10 की जगह 15 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, कुछ भी ले लो। ये तो जस्ट मैंने एक वैसी वैल्यू ली है, आप कुछ भी ले सकते हो, समझाने के लिए लिया मैंने। अब देखो काम जो है वो 3 तरह का होता है, कार्य जो है 3 तरह का होता है। एक तो होता है प्लस में कार्य, एक होता है माइनस में कार्य, और एक होता है जीरो कार्य यानी कि शून्य कार्य। एक है प्लस में, एक है माइनस में, और एक है जीरो कार्य। अब देखो कार्य प्लस में कब होगा, याद रखना कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। 1 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। तो एक कार्य जब प्लस में होगा जब थीटा जो है 0 डिग्री होगा। कॉस की कितने की वैल्यू माइनस में आती है? तो कॉस 180 -1 होता है, मतलब कॉस 180 की वैल्यू माइनस में आती है। तो कार्य माइनस कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा।
और कॉस में 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है, शून्य आती है, तो ये 0 कब होगा, शून्य कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो कार्य आपका पॉजिटिव है, अगर थीटा आपका 180 डिग्री है तो कार्य नेगेटिव है, और थीटा 90 डिग्री है तो कार्य आपका 0 है। अब इससे ज़्यादा हमें गहराई में जाने की हाँ और कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपसे केवल इतना ही पूछेगा कि बताओ वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब 0 होगा। तो बहुत आराम से हम इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ठीक है, चलो अब देखो अगला मुद्दा आता है कार्य के बाद ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी का, कि एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। अगला टॉपिक आता है हमारा एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का। देखिए ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, आप थोड़ा सा ना ध्यान से समझना ऊर्जा को, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। और एक बार अगर आपने एनर्जी को समझ लिया तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब बड़ी सोचने वाली बात है कि इस चैप्टर में कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों एक साथ कैसे हैं। देखो ऊर्जा का कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एनर्जी क्या है। क्या हम जब थक जाते हैं तो हम खाना खाते हैं और हम कहते हैं कि अब हमारे अंदर एनर्जी आ चुकी है, यानी कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो स्टोर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और फिर बाद में हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने फावड़ा चलाया तो हमने उस एनर्जी का वर्क में इस्तेमाल कर लिया, कार्य में इस्तेमाल कर लिया। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे ना, कार्य और ऊर्जा, वर्क और एनर्जी कुछ अलग अलग है ही नहीं। जब तक मान लो एक फॉर्म है मेरे पास, कोई एक चीज़ है, अगर वो स्टोर है तो मैं उसको एनर्जी कह रहा हूँ, और जब उसका यूज कर रहा हूँ मैं तो उसको वर्क कह रहा हूँ, उसको कार्य कह रहा हूँ। किया गया कार्य ही ऊर्जा होता है, किया गया वर्क ही एनर्जी होता है। बस अब बात यह है कि अगर वो स्टोर है, हमारे पास है, इकट्ठी है, तो ऊर्जा है, और उसका यूज कर रहे हैं हम तो वो वर्क है, कार्य है। दूसरे एंगल में आप ये देखना कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। अभी हमने देखा यार, वर्क की डेफिनेशन है कि फोर्स लगाने पे ना कोई वस्तु चल रही होनी चाहिए। तो आप ये देखोगे, और वर्क को ही हम एनर्जी भी कहते हैं एक तरह से। तो एनर्जी क्या है कि भाई कोई भी वस्तु कम से कम मोशन में हो, गति में हो या गति में आ सके, तो उसके अंदर ऊर्जा है। या तो वो गति में हो या गति में आ सके, उसके अंदर ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी के डेफिनेशन हम क्या कहते हैं। अच्छा, कौन कौन सी एनर्जी हमें पढ़नी है। देखिए यूं तो हमारे पास बहुत सारी एनर्जी हैं। जैसे आप देखें तो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, सूर्य से मिलने वाली एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हीट वाली एनर्जी होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल और केवल ये दो एनर्जी हैं, एक स्थितिज ऊर्जा है और एक गतिज ऊर्जा है। तो ऊर्जा की एक डेफिनेशन है क्या, ऊर्जा की एक बेसिक डेफिनेशन आप ये कहोगे, एक सेकंड रुको, यहां पहले लिखोगे ऊर्जा। ऊर्जा के प्रकार से पहले एक ऊर्जा की बेसिक डेफिनेशन लिखोगे, एनर्जी की एक बेसिक डेफिनेशन लिखोगे जो सभी तरह की ऊर्जाओं के लिए समान रूप से लागू होगी। और डेफिनेशन ये है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, यानी कि एबिलिटी ऑफ वर्क डन, एबिलिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज एनर्जी। अब इसका मात्रक क्या है। देखो मैंने कहा कि ऊर्जा और कार्य कुछ अलग हैं ही नहीं, तो ऊर्जा का भी मात्रक जो है वो जूल ही होता है। ऊर्जा की यूनिट भी क्या होती है, जूल ही होती है। और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ किन दो राशियों के मात्रक समान होते हैं। तो बहुत सारी राशियां हैं जिनके मात्रक समान होते हैं, उनमें से ऊर्जा और जूल, ऊर्जा और कार्य भी एक तरह की राशि है। तो ऊर्जा और कार्य, एनर्जी और वर्क, दोनों के मात्रक समान होते हैं। कैसी राशि होती है, तो भाई राशि है ये अदिश राशि। इस चैप्टर की सभी राशियां स्केलर क्वांटिटीज हैं, अदिश राशियां हैं। अब इतने तरह की एनर्जी होती हैं, बट हमें काइनेटिक और पोटेंशियल सिर्फ पढ़नी है। तो नंबर बनाते हैं काइनेटिक पे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखिए काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में हम के ई लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा को। बहुत आसान सी परिभाषा।
अब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी भी बॉडी में उसकी मोशन के कारण जो एनर्जी है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। या यार कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यार गति के कारण ऊर्जा, मुझे बताओ क्या गति अपने आप आ सकती है? क्या ऐसा है कि एक वस्तु को जन्मजात कोई गति मिली हो? नहीं यार, गति तो इंसान देता है ना। तो हम कहते हैं कि इसको ऐसे समझा करो कि किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, किसी वस्तु को चलाने फिराने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, अब मान लो कोई वस्तु चल रही है तो उसके पास एक एनर्जी है, वो कहीं से तो दी गई है। भाई वो चल रही है तो पहले ये देखो कि वो काम कर रही है। चलती फिरती वस्तु का मतलब ही काम करना होता है, और काम कर रही है तो हाँ, उसके पास एक एनर्जी है। तो हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, और उसका हमने नाम दे दिया काइनेटिक एनर्जी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये कुछ अलग नहीं है काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क ही तो है, कार्य ही तो है। भाई किसी को तुमने उसके साथ कार्य किया होगा, तभी तो उसके अंदर एक एनर्जी आई है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा पहले इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो गति के कारण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है, इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे अभी इसको मत लीजिए, उड़ता हुआ एरोप्लेन मत लीजिए, सड़क पर चलने वाली चीजें लीजिए, रोड पर चलने वाली चीजें, या एक जगह रुककर जमीन पर चलने वाली चीजें। जैसे साइकिल चल रही हो, कार चल रही हो, जो विंडमिल रोटेट कर रही हो आपकी, मतलब जो पवन चक्की है वो रोटेट कर रही हो, या जो आपका लड़का है एक दौड़ रहा हो, या आप फुटबॉल को लेके दौड़ रहे हो, ये तमाम काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, केवल यही जरूरी थोड़ी है काइनेटिक एनर्जी को, तो ढेर सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक बार थम्स अप करिए कि हाँ जी भैया, यहां तक मुझे क्लियर हो गया है। एक बार आप सभी फटाफट से थम्स अप करो कि हाँ जी भैया, मुझे यहां तक क्लियर हो गया है। अगर हाँ, तो फिर एक साथी ने मुझसे पूछा कि यार भैया एक बात बताओ, इसका सूत्र क्या है? मैंने कहा भाई इसका सूत्र है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है जिसका मास m है, ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, जिसका जो द्रव्यमान है, जिसका जो मास है, जिसका द्रव्यमान मास m है, और इसकी वेलोसिटी जो है, इसका जो वेग है, मान लो ये v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 mv²। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी 1/2 mv²। ये इसका फॉर्मूला है। कहाँ से आता है? सबकी डेरिवेशन होती है, बट हमें डेरिवेशन नहीं समझनी है। हमें तो 30-35-40 सेकंड एक सवाल को करने के लिए मिलती है, थ्योरेटिकल सवाल में तो और कम मिलेगी, तो हमें डेरिवेशन वहाँ नहीं करनी है। 1/2 mv²। ठीक है, अब देखो एक सवाल किस तरह के आते हैं। यहाँ से सवाल आएगा कि किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑन डबलिंग द स्पीड, डबलिंग द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आप कहोगे यार भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। ठीक है, अब देखो अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे, अगर आप वेग को 2 गुना करोगे, अगर आप वेलोसिटी को 2 गुना करोगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखो वेलोसिटी को 2 गुना करने का मतलब यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कर दोगे। अच्छा ऐसे सवालों में सुनो, गुना गुनी वाले सवालों में जिसको केवल गुना करने के लिए बोला गया है उसी से मतलब रखना, बाकी सारी चीज़ों को हटा देना। जैसे इन सबको हटा देना, एक सेकेंड, इनको हटा देना, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। जिसको डबल करने के लिए बोला जाए केवल आप उसी से मतलब रखना। तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। क्लियर है सभी को? काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, बड़ी आसान सी बात कि भाई चलती फिरती वस्तु में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब एक बहुत अच्छा, ये समझ में आ गया सभी को? थम्स अप करो।
बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे आशीष, ममता गुड़िया, बहुत बढ़िया। कि भैया मुझे वर्क और काइनेटिक एनर्जी की अवधारणा बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार थम्स अप करेंगे। गुनागुनी वाले सवालों में तो 1/2 का यूज मत करना आप, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अब देखो, चलो आगे चले। हाँ, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाई, थैंक यू गुलशन, थैंक यू। एक सेकेंड, इसका इंतजाम कर, ठीक है। अब देखो, अगला मुद्दा जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा को मैं पीई से दिखाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब बात आती है इसको समझने की। देखो, कई बार हम क्या मान लेते हैं कि यार चलती वस्तु में तो गतिज ऊर्जा है और रुकी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है, ऐसा हम मान लेते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जमीन पर पड़े हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा है, तो आप में से लगभग 90% साथियों का यही उत्तर होगा कि भैया जी स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि यार उस पत्थर में ना ये देखो, स्थितिज गतिज छोड़ो, उसमें ये देखो कि क्या कोई ऊर्जा है। आप कहोगे यार कैसे पता लगाएंगे, मैंने कहा अभी तो बताया था, जो बॉडी काम कर सके, जो बॉडी काम कर सके उसके अंदर एनर्जी है। और काम कैसे कर सकती है कि वो चले फिरे। चलो मान लो तुम अभी पत्थर को कह रहे हो, पत्थर भैया दौड़ मत, पत्थर कहेगा भाई साहब मैं तो कहीं भी नहीं दौड़ रहा, मैं तो वैसे ही रुका पड़ा हूं। तुमने इसको कस के पकड़ लिया कि भाई तुझे छोड़ दूंगा तो तू भाग जाएगा, ये कह रहा ना भैया मैं कहीं ना भागूंगा। तुमने इसको छोड़ा, ये बेचारा कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं भग रहा है। भाई इसके अंदर ये ना चल रहा है ना चल सकता है। मैंने कहा एनर्जी की डेफिनेशन ऐसे याद रखो कि या तो चल रहा हो या चल सकता हो। ये ना चल रहा है ना चल सकता है, इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। लेकिन मेरे एग्जाम्पल सुनो, एक मैंने बांधी सामने स्प्रिंग दीवार पे, मैंने स्प्रिंग को ऐसे खींच लिया ऐसे, और स्प्रिंग को मैंने अभी रोक के रखा है, रोक के। अब मैं स्प्रिंग को छोड़ूं तो बताओ क्या स्प्रिंग एकदम से भाग के नहीं जाएगी। आप कहोगे हाँ, यानी कि अभी ये स्थिति है स्प्रिंग की, ये चल सकती है। अगर चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी, अगर चल सकती है, चल सकती है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि अभी कौन सी ऊर्जा है, फिलहाल स्थितिज ऊर्जा है। ऐसे ही खींचे हुए धनुष में, खींची गई गुलेल में, सभी के अंदर हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और सुनो, और सुनो, पेड़ पर लटके हुए नारियल में, भैया ये एक बार रख देना यार इधर। पेड़ पर लटके हुए नारियल में, मान लो ये आपका एक पेड़ है और इस पर लटका हुआ है ये एक नारियल। मुझे बताओ इस नारियल को अगर मैं यहां से कट कर दूं तो क्या ये नीचे नहीं गिरेगा, क्या इसमें गति नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। यानी कि ये नीचे गिर सकता है, इसमें गति आ सकती है। बांध के इकट्ठे पानी में, ये बांध है आपका, ये डैम है, यहाँ पर पानी बहुत सारा इकट्ठा है। अगर मैं इसकी दीवार में थोड़ा सा भी एक पानी निकलने का रास्ता बना दूं तो ये पानी नीचे आ सकता है। यानी कि यहां पर पानी की स्थिति क्या है कि ये चल सकता है, कि ये चल सकता है। तो जब ये इकट्ठा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये चल रहा है तो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। जब ये पत्थर पेड़ पर, सॉरी, जब ये फल पेड़ पर लटका हुआ है तो ये चल सकता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। और जब तोड़ दिया, चलने लगा, तो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर आप थोड़ा सा और गहराई में चलें तो सुनो, समझो, ये स्प्रिंग सामने बंधी थी, मैं उसको खींच रहा हूं, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, ये मैं कर रहा हूं कार्य, वर्क। भाई फोर्स लगा रहा हूं मैं, और स्प्रिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, विस्थापन आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। काम किया, काम किया, काम किया, बस यहाँ जैसे ही मैंने रोका तो मेरे द्वारा, देखो मैं फिर से कहूँ, कुछ भी अलग नहीं है। आप अभी काम कर रहे हो, आपने रोक दिया, काम इसमें इकट्ठा हो गया ना, मान लो 20 जूल का काम इकट्ठा हो गया, तो हम कभी ये नहीं कहते कि काम इकट्ठा हो गया। इकट्ठे होने को हमने एक दूसरा नाम दे दिया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और जब यही चीज मैंने छोड़ी तो एकदम से भगी, है तो यही एनर्जी, वो 20 ही जूल की तो एनर्जी है। जब ये चल दी तो मैंने काइनेटिक एनर्जी कह दी। तो वो सब कुछ एक ही चीज है जिसके हम नाम बार बार घुमा घुमा के कह रहे हैं।
मान के चलो 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मुझे लाना है। तो एक चीज है 20, अभी उसका नाम मैंने वर्क कह दिया, अब उसका नाम मैंने पोटेंशियल एनर्जी कह दिया, अब वो चल गई तो मैंने काइनेटिक एनर्जी कह दिया। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने पढ़ा था ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज आप पढ़ रहे होंगे कि कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक गलती आप यहाँ क्या करते हो, आप ना कुछ कुछ नाम रख लेते हो। आप कहते हो कि जैसे बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, एग्जामिनर को पता है कि तुमने ये गड़बड़ झाला कर रखा है, वो पूछेगा बांध के बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तुम कहोगे बांध। मेरा प्यारा भैया बांध सवाल आ गया, स्थितिज ऊर्जा, अब तो पक्का पास हूं भाई। बांध के रुके पानी में, संचित पानी में, इकट्ठे पानी में स्थितिज ऊर्जा, लेकिन बहते हुए पानी में तो महाराज जी गतिज ऊर्जा है। वो सवाल क्या पूछेगा, तुमने रख लिया नारियल स्थितिज ऊर्जा, नहीं, वो पूछेगा पेड़ से गिरते नारियल में ऊर्जा बताओ। तो पेड़ से गिरते नारियल में तो गतिज ऊर्जा है ना, जब तक पेड़ पर लटका है नारियल। वो पूछे पेड़ पर लगे हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा है, तो आप कहोगे कि स्थितिज ऊर्जा है। आप समझ गए कि कहाँ क्या उत्तर करना है और कैसे आपको कंफ्यूज किया जाता है। अब सुनो, जो एनर्जी किसी ऊंचाई की वजह से है, देखो हर जगह तो पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई की वजह से नहीं है भाई। मैं मान लो एक स्प्रिंग खींच रहा हूं तो ऊंचाई की वजह से थोड़ा ना इसमें, मान लो मैं बिल्कुल जमीन पे बांध कर स्प्रिंग को खींचता हूं तब भी इतनी एनर्जी होगी, ऊपर बांध के खींचता हूं तब भी इतनी एनर्जी होगी स्प्रिंग के अंदर। तो अगर मैं धनुष को छत पे चढ़ के खींचूं या नीचे खींचूं, दोनों में एक ही बात है। तो धनुष में या खींचने की वजह से एनर्जी ऊंचाई की वजह से तो नहीं होती है। तो खींचने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का एक अलग फॉर्मूला होता है, वो हमें अपने स्तर पे नहीं पढ़ना। हमें स्तर पे जो पढ़ना होता है वो ऊंचाई की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ना होता है। अब आप समझ गए ना कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा खींचने की वजह से भी हो सकती है, ऊंचाई की वजह से भी हो सकती है। जैसे बांध के पानी में ऊंचाई की वजह से है, नारियल में ऊंचाई की वजह से है। तो ऊंचाई की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है m गुणा जी गुणा h। ठीक है, ये किसकी वजह से है, ऊंचाई की वजह से। m क्या है यहाँ पर, m है उस वस्तु का द्रव्यमान जो ऊंचाई पर लटकी हुई है। जैसे मान लो एक फल लटका हुआ है, तो ये फल कितने किलो का है। जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है, h है ऊंचाई। ठीक है, h क्या है, h है ऊंचाई यानी कि हाइट। तो ये हो गया आपका एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया m गुणा जी गुणा एच। तो बताओ एक बार फटाफट से कि ठीक है भैया, और आपसे यही पूछा जाएगा पेपर में। हमसे खींचने की वजह से फॉर्मूला हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वो अलग होता है एक। यहाँ पर केवल यही पूछा जाएगा ऊंचाई की वजह से एम जी एच। एक बार थम्स अप करो कि ठीक है भैया, मुझे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया। और किसी के मन में ये आ रहा हो कि इसका मात्रक क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ऊर्जा किसी भी तरह की हो, सबका मात्रक कार्य के जैसा ही रहेगा। जूल, हर ऊर्जा अदिश राशि रहेगी, वो कोई भी हो। ठीक है सर, टाइम कम है, फास्ट चलो। अरे भैया कुलवंत बाबू, कम से कम समझ के तो चलेंगे यार। भाई इतने से फास्ट नहीं चल पाऊंगा मैं जिसमें समझ में ही ना आए। बेशक कोई बात नहीं यार, 2 घंटे फालतू पढ़ लेंगे, क्या समस्या है। आप निश्चिंत रहो, सिलेबस मैं कवर करा के दूंगा आपको ढंग से, निश्चिंत रहो आप। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक स्पीड है यार, इतने से ज़्यादा क्या चलेंगे। चलो अब एक अगली टर्म आती है, उसके लिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मान के चलो मेरे पास ना 2 ईंटों के ढेर हैं और हर एक ढेर में 100 ईंटें हैं। मेरे पास 2 ईंटों के ढेर हैं और हर एक ढेर में मेरे पास 100 ईंटें हैं। ये एक ढेर है, ये एक ढेर है। अब मुझे आप ये बताओ मुझे आप एक बात बताइए कि मान लो मैंने इन दोनों ईंटों के ढेरों को अपनी छत पर फेंकवाना है। ठीक है, तो मैं 2 मजदूर भाइयों को बुला के लाया। भाई मैंने कहा इनको यार ऊपर फेंक दो। इनमें से एक थोड़े दुबले से हैं, एक जो है थोड़े से बॉडी बिल्डर हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके ये बढ़िया बॉडी बिल्डर टाइप के हैं। तो इन्होंने इस ढेर को फेंकने में लिए 2 घंटे और इन्होंने लिया 1 घंटा। तो मुझे बताओ काम किसने ज़्यादा किया, 1 घंटे वाले ने या 2 घंटे वाले ने, बताओ।
डॉक्टर गुलशन कौशिक ज़बरदस्त पढ़ाते सर आप, फिजिक्स इज सो इजी फ्रॉम नाउ। चलो थैंक यू भाई, ये कॉन्फिडेंस अगर फिजिक्स को लेकर आपके अंदर आ रहा है तो मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। हाँ जी साहब बताओ, 1 घंटे वाले ने ज़्यादा काम किया या 2 घंटे वाले ने ज़्यादा काम किया? आहा, उत्तर आने शुरू हो गए, रंग बिरंगे उत्तर बिल्कुल आपकी तरह। 1 घंटा, 2 घंटा। कुछ साथियों को लगता है कि जिसने 1 घंटे में काम कर दिया उसने जल्दी काम कर दिया, कुछ साथियों को लगता है जिसने 2 घंटे काम किया उसने ज़्यादा काम किया है, इसलिए उसका काम ज़्यादा है ना। लेकिन आप समझिए काम क्या था, काम था ईंटें फेंकवाना, ईंटें फेंकी गई हैं। या अगर आप कार्य का कोई भी फॉर्मूला देखें तो ये है एफ एस कहिए या एफ एस कॉस थीटा कहिए, इसमें कहीं भी टाइम तो आ ही नहीं रहा। जब टाइम आ ही नहीं रहा, केवल बात है भाई 100 ईंट ऊपर फेंक रही है, टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, तो काम तो बराबर ही माना जाएगा। हाँ हाँ भैया चलो फंस गए, अब की बार पूछो। चलो मैं पूछता हूँ कि बताओ किसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा है, 1 वाले के अंदर या 2 वाले के अंदर, बताओ। सॉरी एक मेरा फ़ोन आ गया था, सॉरी। तो आप कहेंगे कि भैया जी 1 वाले में ज़्यादा है, 2 वाले में ज़्यादा है, चलो कुछ समझदार भी हैं जो कह रहे हैं समान है। अच्छा आप कह रहे हैं कि जी चलो कुछ साथी कह रहे हैं 1 वाले में ज़्यादा है या 2 वाले में ज़्यादा है, चलो मुझे बता दो कौन सी एनर्जी, चलो ठीक है दोनों में बता दूँ। आप चाहे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो चाहे पोटेंशियल एनर्जी का, देखो भाई एक फॉर्मूला है 1/2 mv², एक फॉर्मूला है mgh। मुझे बताओ दोनों में कहीं टाइम आ रहा है? आप कहोगे यार टाइम तो भैया दोनों में कहीं भी नहीं है, टाइम तो दोनों में है ही नहीं, तो यहां पर एनर्जी भी दोनों में बराबर है। तुम कहोगे यार भैया यार बहुत ज्यादा हो गया, देखो कुछ तो है कि जो इसके अंदर ज्यादा है और इसके अंदर कम है। 1 घंटे वाले ने डक 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 जल्दी जल्दी काम किया है, तो देखो काम जल्दी करने को ना तो हम ऊर्जा कहते हैं ना काम जल्दी करना, काम काम कहते हैं, काम तो काम है, उसको जल्दी करो चाहे स्लो करो। उनके अंदर एनर्जी भी बराबर है, अगर 100 ईंट फेंकी जा रही है तो एनर्जी दोनों के अंदर बराबर है। ये जो चीज है ना जिसमें हम किए गए कार्य को समय से जोड़कर देखते हैं, जब हम ये चेक कर रहे होते हैं कि यार कितना कार्य हुआ और कितने समय में हुआ, कितना वर्क हुआ और कितने टाइम में हुआ, तो इस चीज को हम एक नया नाम दे रहे होते हैं और ये नाम होता है शक्ति, यानी कि पावर। तो शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है? पावर होती है कार्य बटे समय, कि कितना कार्य किया गया, पावर का मतलब होता है कितना कार्य किया गया और कितने टाइम में किया गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, आदमी की ताकत कह रहे होते हैं, शक्ति कह रहे होते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 घंटे वाले साथी में क्या ज्यादा है, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए ताकत ज्यादा है, उसने जल्दी जल्दी काम कर दिया। कोई भी मशीन या कोई भी आदमी जितनी जल्दी काम करता है हम कहते हैं उसकी ताकत उतनी ज्यादा है। तो एक नई टर्म बनती है शक्ति। अब इसकी डेफिनेशन क्या मुझे बताने की जरूरत है? भाई डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कार्य के नीचे समय का भाग है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हमने रटना सीखा नहीं है, हम रेट शब्द लगा देंगे इंग्लिश में कि वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक, भाई मात्रक अगर तुम देखोगे सूत्र से फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से मात्रक बन जाएगा, कार्य का मात्रक होगा जूल, अभी हमने पीछे ही सीखा, और समय का मात्रक होगा सेकंड। और ऐसा ही मात्रक इसका बहुत फेमस है, सब जानते हैं, ऐसा ही मात्रक जो है वो बन जाएगा आपका वॉट। लेकिन देखो
सवाल पता है आजकल ऐसे नहीं आता कि इसका मात्रक बताइए, वॉट किसका मात्रक है, ये बहुत कम आता है सवाल। सवाल पूछा जाता है कि जूल पर सेकंड किसे कहा जाता है। तो आप कहोगे यार जूल पर सेकंड जो है ना वो वॉट की जगह कहा जाता है। जूल पर सेकंड क्या है? जूल पर सेकंड वॉट होता है। तो करो फटाफट से थम्स अप के। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है और मुझे शक्ति से रिलेटेड भी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कैसी राशि है पूछने की बात ही नहीं है। पूरे चैप्टर में तीनों राशियां अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। शक्ति का एक और अलग से मात्रक होता है जिसका नाम है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां तक हम कह सकते हैं कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति को हमने बड़े अच्छे तरीके से संपन्न कर लिया। सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से इसकी कंप्लीट कर ली हैं। तो यहाँ पर हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। और एक सेकंड रुको, ये बीच में कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं। अगला चैप्टर हमारा है ग्रेविटेशन। तो हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। पहले गुरुत्वाकर्षण को समझिए आप। अगर आपने कहीं अच्छी जगह बहुत बढ़िया तरह से पढ़ा होगा तो वेरी गुड। अगर नहीं पढ़ा है, अपने से पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहूँगा कि आपने कुछ कुछ आधा आधा पढ़ लिया है। 2-4 चीज़ें गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण में, ग्रेविटेशन में आप सभी बिल्कुल गले पे रख के बैठे हो और उन्हें ही हर जगह उगल देते हो। वैसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण एक बड़ी कहानी है। देखो, ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले कुछ बात ढंग से कहने वाले वैज्ञानिक थे आपके न्यूटन साहब जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूटन साहब जी से पहले किसी ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की थी। मतलब न्यूटन साहब जी ने तो ये कह लो कि काफ़ी हद तक हुई चीज़ों के बाद उनको ढंग से करके क्रेडिट लिया है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत क्रेडिट लिया है, क्रेडिट लेना बनता है उनका, क्रेडिट लेना उनका बनता है, जरूर उनको जाना चाहिए। बट उनसे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन चीज़ों में लगा दी थी। आइए चलो चलते हैं, हम शुरुआत करेंगे न्यूटन साहब से। तो न्यूटन साहब ने एक बात दुनिया के लोगों को बताई कि यार देखो, दुनिया में ना कोई भी दो वस्तुएं, इस पूरे में ना केवल पृथ्वी ग्रह की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी और की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस दुनिया में कोई भी दो वस्तुएं हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। इस दुनिया में दो वस्तुएं हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। अब तुमने मुझसे सवाल किया यार भैया कैसी बात कर रहे हो। लोगों ने कहा न्यूटन जी कैसी बात कर रहे हो, पगलाई पगलाई सी यार, ये रिमोट है, ये पेन है, बताओ कहाँ आकर्षित कर रहा है एक दूसरे को। देखो, इन्होंने कहा कि ये आकर्षित तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन इनके जो द्रव्यमान है ना, इनका जो मास है वो बहुत कम है, इसलिए वो आपको महसूस ही नहीं हो रहा है जितना इनके बीच में फोर्स लगा हुआ है, आकर्षण का बल लगा हुआ है, और ना वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पा रहा है। आपने कहा अच्छा, तो क्या छोटी वस्तुओं के बीच में नहीं लगेगा? उन्होंने कहा नहीं यार, लगेगा तो सही, लेकिन आपको ये महसूस नहीं होगा। उन्होंने कहा तो महसूस कहाँ होगा? उन्होंने कहा महसूस होने के लिए दोनों वस्तुओं को या किसी एक को इतना बड़ा होना चाहिए जितने बड़े की ग्रह। तुमने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखो, जैसे ये पृथ्वी एक ग्रह है, बहुत बड़ा है भाई, इसका वजन बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस पर कोई भी वस्तु गिराते हैं, मतलब किसी भी वस्तु को, देखो मैं ऊपर फेंकना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार मैं पृथ्वी की सतह पर खड़ा हूं, सरफेस पर खड़ा हूं, मैं इसको ऊपर फेंकना चाह रहा हूं, तो ये ऊपर जाने की बजाय नीचे ही आने लगती है। तो अगर आप किसी वस्तु को देखें तो ये ग्रह है, मान लो ये पृथ्वी है और ये है कोई बॉल, तो पृथ्वी और बॉल के बीच में एक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। बॉल चाहेगी मैं पृथ्वी को खींच लूं, पृथ्वी चाहेगी मैं बॉल को खींच लूं, लेकिन अंततः बॉल बहुत हल्की है पृथ्वी की तुलना में, और ये बल जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा उस पर ज़्यादा लगता है, मतलब वो वस्तु ज़्यादा लगाती है, पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, बॉल हल्की है, तो जीतेगी कौन? पृथ्वी जीतेगी और अपनी तरफ खींच लेगी। तो अगर ग्रहों के बीच में हमें ये स्पष्ट रूप से नजर आता है, अगर दोनों ही ग्रह हों, जैसे आप देखिए पूरे सोलर सिस्टम को, पूरे आप सौरमंडल को देखिए ना, इसी सिद्धांत पर तो कार्य कर रहा है। पीछे हमने पढ़ा था कि जब सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं तो वो बाहर भगने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति उन पर एक फोर्स लगा रही है जिसको हम अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे थे, और उससे बचाने के लिए सूर्य ने सबको अपनी तरफ खींचा हुआ है। अब सूर्य ही क्यों सबको अपनी तरफ खींच लेता है? सारे ग्रह मिलकर भी सूर्य को क्यों नहीं खींच लेते हैं? देखो, ये सूर्य है, इसके आसपास सारे ग्रह हैं,
तो सूर्य भी सब पर फोर्स लगा रहा है, सारे ग्रह भी मिलकर सूर्य पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन सारे ग्रहों का द्रव्यमान मिलाकर भी सूर्य से बहुत कम है, इसलिए सूर्य उन सभी में ताकतवर है, जीत जाता है। तो जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो ग्रहों में हमें स्पष्ट रूप से ये फोर्स देखने को समझ में आता है, और अगर मैं कहूँ तो इस फोर्स की वजह से ही जिंदगी चल रही है। अगर एक सेकंड के लिए भी फोर्स गायब हुआ तो सारे ग्रह अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे, पूरा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाएगा। मात्र एक नैनो सेकंड के लिए भी ये फोर्स अगर कहीं गायब हुआ तो, समझे। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण का बल। बस बात यह है कि ग्रहों में हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है। लोगों ने पूछा चलो यार ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है, लेकिन इसका सूत्र तो बताओ ताकि हम इसकी कैलकुलेशन कर सकें, हम इसको कैलकुलेट कर सकें। तो न्यूटन साहब ने कहा कि देख भाई, अगर मान ले इस ग्रह का द्रव्यमान तू लेता है कैपिटल एम, भाई मान ले ये बड़ा है, मैंने इसका कैपिटल एम मास ले लिया, और छोटे का छोटा एम ले ले, इसका द्रव्यमान छोटा एम होगा। मतलब ये तो केवल हम दिखाते हैं ना कि भाई इतने एम है, छोटा एम है, ये तो हम केवल एक सिंबल दिखाते हैं, ये तो कोई वैल्यू होगी ना इसकी। मान लो 1000, इसकी 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू मान लो 1 किलोग्राम होगी, कोई वैल्यू रही होगी। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच की दूरी है, केंद्र से केंद्र तक की दूरी ली जाती है। मान लो ये दूरी जो है वो r है, r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा? बड़ा जी, दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल और दूरी का स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होगा बड़ा जी, दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल, दोनों द्रव्यमानों की गुणा करो और नीचे दूरी का वर्ग रख दो। ठीक है, जरा बताओ ये बात समझ में आती है? ये फॉर्मूला सबको समझ में आता है? अब यार आप कहोगे कि चलो ठीक है भैया, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, लेकिन ये बड़ा जी क्या बवाल है, ये नहीं समझ में आया। चलो ये तो समझ में आ गया कि दोनों द्रव्यमानों की गुणा कर दी, इसके की, और दूरी जो है उसका स्क्वायर कर दिया। और ये कहाँ से आया फॉर्मूला, तो इसकी डेरिवेशनों पे हमें नहीं जाना। हालांकि एक केपलर साहब हैं, आपने कभी पढ़ा हो उनके ग्रहों की गति के नियम, तो उनकी ग्रहों की गति के तीसरे नियम से ये ड्राइव होता है, बट हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है। तो जरा बताइए कि हाँ जी ये बात मुझे क्लियर हो गई है यहाँ तक। ये मैंने ग्रेविटी की डेफिनेशन लिख दी है, पूरा ब्रह्मांड हमारा, ग्रह उपग्रह सब इसी पे चल रहे हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। और अगर आपकी उत्सुकताएं हैं कि बड़े जी को जानने की, तो मैं आपको बताऊं बड़ा जी क्या है। देखो, जब न्यूटन साहब अपने इस सूत्र को लिख रहे थे तो उन्होंने इतना लिखा, और ये था अधूरा, ये आधा सूत्र था। न्यूटन साहब बड़े परेशान, हेनरी कैवेंडिश जी उनके दोस्त, उन्होंने पूछा यार क्या हुआ, कि भाई साहब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा क्या दिक्कत है? कि यार ये दिक्कत है कि देख मेरे पास ना, हेनरी कैवेंडिश साहब एक साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि यार देख मेरे पास एक नियतांक है जो कि बड़ा जी है। ये एक नियतांक का मतलब होता है नियत अंक, एक ऐसा अंक जो हर जगह नियत रहेगा। तू इसको अपने फॉर्मूले में लगा दे, तेरा फॉर्मूला ओके हो जाएगा। तो बड़ा जी क्या है? एक नियतांक है, एक नियत अंक है, नियतांक, कांस्टेंट। अब देखो नियत अंक भी ना कई बार बदल जाते हैं, मतलब वो शर्तों के साथ नियत होते हैं। मैं आपको बहुत सारे नियतांक ऐसे दिखाऊंगा जो शर्तों के साथ नियत रहते हैं, भाई हम यहाँ नियत रहेंगे, यहाँ नियत नहीं रहेंगे। लेकिन मैं न्यूटन जी ने इससे पूछा यार कि कैवेंडिश जी कहीं तुम्हारा नियतांक भी तो ऐसा नहीं है कि जो शर्तों के साथ नियत रहता हो, जो शर्तों की मोहब्बत करता हो? तो कैवेंडिश जी ने कहा अरे नहीं यार, ये नियतांक नहीं, ये सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सार्वत्रिक का मतलब जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। सार्वत्रिक शब्द का मतलब पूरे सर्वत्र समान है, वो थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हमने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को, कैपिटल जी को हमने बोल दिया कि भाई तुम जो हो वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो, जिसकी खोज हेनरी कैवेंडिश साहब ने की है। इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो 6.67 गुणा 10 की घात, इसको -11 करना, ये पावर है, ठीक है, ऐसे करके लिखना। और इसका मात्रक जो है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम का स्क्वायर। भाई ये सीधा सीधा आपको याद ही रखना पड़ेगा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए किलोग्राम को ऊपर लिख देगा तो किलोग्राम की पावर -2 हो जाएंगी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देगा क्योंकि दोनों बातें एक ही हैं। इसकी डायमेंशन भी पूछ लेगा, कई बार विमा पूछ लेगा, तो याद रख लेना इसकी विमा डायरेक्टली यहाँ से भी निकल जाएगी, बट आप याद रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। m इनवर्स L3 T-1, डायरेक्टली इसकी डायरेक्ट डायमेंशन आप याद रखेंगे
और ये बात खैर अलग से कहना मतलब इसकी शान में गुस्ताखी करना है कि इसका मान स्थान के साथ नहीं बदलेगा, ये बात कहनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही फिक्स हो गया कि भाई ये तो सर्वत्र समान है, ये थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट है। ठीक है भैया, तो यहाँ तक की चर्चा हो गई हमारी बड़े जी को लेके। अब मैं मानता हूँ ये फैक्ट सारे के सारे याद कर लेने हैं आपको। अब मैं मानता हूँ कि जब जब बात बड़े जी की हो और छोटा जी हमारे दिमाग में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो तुरंत दिमाग में छोटा जी आना शुरू हो गया होगा कि क्या है छोटा जी, कैसे है छोटा जी। तो अभी हम लोग कल छोटे जी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज की कहानी हमारी ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट क्या होता है ग्रेविटेशन, उसके बाद हमने देखा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन साहब ने जो दिया, उनके फॉर्मूले में बड़े जी की क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन आते हैं पेपर में बड़े जी से। ये बात बहुत लोग गलत कर लेते हैं कि यार बड़ा जी जो है वो न्यूटन साहब ने दिया है, जबकि बड़ा जी किसने दिया है, बड़े जी की वैल्यू दी है हेनरी कैवेंडिश साहब ने। ठीक है, अब बात आती है छोटे जी की। तो छोटे जी के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्या होता है छोटा जी। एक बड़ा डाउट रहता है बड़े जी और छोटे जी में डिफरेंस, वो भी आपको ऐसे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से हर दिन की तरह है कि जितना आज आपने सीखा है प्लीज़ उसको कल रिवाइज जरूर करके आइए, तभी आपको कल की क्लास समझ में आएगी। चलो, बहुत बेहतर सेशन आज का रहा आप सभी के बीच में, एक बढ़िया डिस्कशन हुआ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करते रहिए।